बच्चों, वेलकम टू माय क्लासरूम। मेरा नाम सुधांशु शेखर है और हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज एनएसओ का पेपर सोल्यूशन जो 2017-18 में आया था। पेपर कंपैरेटिवली से आपको पता है ओलंपियाड है तो थोड़ा सा कॉम्प्रिहेंसिव होता है, आपको थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचना पड़ता है और थोड़ी बहुत ब्रेनस्टॉर्मिंग भी करनी पड़ती है। बट एनीवेज, केमिस्ट्री का पेपर जो इस ईयर में था वो आई वुड से इट वाज एवरेज। अगर आपको क्लास 10th और 9th के कंसेप्ट ऑलमोस्ट पता है तो ये पेपर आपसे आराम से हो सकता था। तो उससे पहले थोड़े बहुत हम गाइडलाइंस देखेंगे, कौन कौन से गाइडलाइंस हैं इस पेपर को करने के लिए। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो लॉजिकल रीजनिंग में 10 क्वेश्चन आ रहे हैं तुम्हारे, साइंस के सेक्शन के अंदर 35 क्वेश्चंस हैं और अचीवर सेक्शन के अंदर 5 क्वेश्चंस हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चन जो आपको मतलब मार्क्स हैं उनके 1 मार्क्स ही होते हैं, एक ऑप्शन करेक्ट होता है। लेकिन जो तुम्हारा लास्ट में सेक्शन था अचीवर सेक्शन, उसके अंदर जो पर्टिकुलरली मार्क्स है वो 3 नंबर का है और वो भी क्वेश्चंस नेगेटिव मार्किंग के बिना है। मतलब आप अगर कोई रॉन्ग रिस्पॉन्स देते हैं तो आपको 0 नंबर मिलता है, अगर आप राइट रिस्पॉन्स देते हैं तो आपको अचीवर सेक्शन में +3 नंबर मिलता है और सिंपल सेक्शन के अंदर 1 मार्क्स मिलते हैं। अगेन मैं बोलूंगा यहाँ पर कि आप लोगों को पेन या पेंसिल लेके जाना है। पेन रेड पेन नहीं होना चाहिए, ब्लैक या ब्लू बॉल पेन लेके जाना है ओएमआर शीट के अंदर रिस्पॉन्स को फिल करने के लिए। और उस दौरान इस बात का ध्यान रखना कि जो तुम्हारा ओएमआर शीट के अंदर रिस्पॉन्स है वो कभी भी बबल से बाहर नहीं जाना चाहिए, बबल आधा नहीं फिल होना चाहिए, बबल पूरी तरह से पर्टिकुलरली अच्छे से फिल करना। राइट, साथ में कैलकुलेटर अलाउड नहीं है तो आप अपने लेवल पे कैलकुलेशंस के लिए भी दिमाग में लेके जाना कि मुझे ही सारा कैलकुलेशन वहां पे करना है, कोई फर्दर सपोर्ट मेरे पास नहीं होगा। ठीक है, तो ये सारे एक जनरल इंस्ट्रक्शन है जो हर पेपर में ऑलमोस्ट रहता है। बस यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट था कि आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो अगर कोई क्वेश्चन के अंदर आपको डाउट है तो आपको लगता है कि 3 ऑप्शंस मुझे पता है, एक नहीं पता है, तो वहां पर आप एक स्मार्ट तुक्का भी लगा सकते हैं। राइट, चलिए सो लेट्स बिगिन विद द प्रॉब्लम्स बच्चा। तो वेरी फर्स्ट प्रॉब्लम जो सामने आपको दिख रहा है, ये क्वेश्चन केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर से था। रेडॉक्स पर्टिकुलर टॉपिक है। रेडॉक्स आपको पता होगा जहां पे ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन होता है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं और एक रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। तो इस क्वेश्चन के अंदर बोलता है Pb प्लस PbO2 प्लस H2SO4 गिव्स PbSO4 प्लस H2O। राइट, तो अपन देख सकते हैं यहाँ पर अगर आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना आता है, ऑब्वियसली आपको आना चाहिए। तो वैसे केस में अगर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर तो Pb जो है यहाँ पर 0 पर है और यहाँ पर सल्फर जो है वो +6 पर है। राइट, और उसके बाद क्या दिख रहा है मुझे कि PbO2 के अंदर Pb जो है वो +4 के अंदर है। राइट, अब यहाँ पर Pb जो है वो 0 से +2 पे जाता है, 0 से +2 पे जाता है, तो ऑब्वियसली इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। वी कैन से दिस कि यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। सर +2 पे कहां जा रहा है, तो यहाँ पे बेटा +2 पे जा रहा है, तो इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और साथ में Pb ही +4 से +2 पे जा रहा है, तो मतलब PbO2 का रिडक्शन हो रहा है। अब 4 ऑप्शन देखते हैं, तो जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, तो दिस वन इज रिड्यूसिंग एजेंट। और ये वाला तुम्हारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, इसका कोई ऐसा रोल नहीं है, बस ये सल्फेट आयन तुम्हें दे रहा है। सल्फर यहाँ भी +6 पर है, यहाँ भी +6 पर है, ऑक्सीजन -2 पे है, ऑक्सीजन -2 पे है, हाइड्रोजन +1 पे है, हाइड्रोजन +1 पे है, तो H2SO4 का ऐसा कोई रोल यहाँ पर बस एक ही सल्फेट आयन प्रोड्यूस करने के लिए है। तो अगर अपन बात करें और एसिडिक मीडियम भी ये देता है, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर पहला बोलता है कि द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, पूछ रहा है कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है इसके अंदर। पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं हम लोग। पहला बोलता है Pb इज एक्टिंग एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बिल्कुल यहाँ पर देख सकते हैं अपन कि Pb जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव नहीं कर रहा है। राइट, ये 0 से +2 पे जा रहा है, मतलब खुद का ऑक्सीडेशन कर रहा है, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है, तो ये स्टेटमेंट तो इनकरेक्ट है। अगला बोलता है H2SO4 एक्टिंग एज रिड्यूसिंग एजेंट। नहीं, H2SO4 किसी की तरह भी एक्ट नहीं कर रहा, मतलब ये दोनों स्टेटमेंट तो मेरे रॉन्ग हैं। तीसरा है द रिएक्शन इज प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। ऑब्वियसली PbSO4 जो है वो प्रिसिपिटेट की तरह फॉर्म होगा, पानी के अंदर जाके जम जाएगा। और चौथा है PbO2 एक्टिंग एज ऑक्सीडाइजेस Pb2 PbSO4। बिल्कुल बात सही है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसको ऑक्सीडाइज कर रहा है और +6 पे लेके जा रहा है, तो मतलब ये दोनों स्टेटमेंट सही है, 1 और 2 रॉन्ग है। तो आई विल गो विद 2 ही स्टेटमेंट इनकरेक्ट, दैट इज ऑप्शन नंबर 1 एंड 2। सिंपल क्वेश्चन में से अगर आपको सिंपल ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना आता है तो ये क्वेश्चन आप आराम से बना सकते थे। राइट, तो अपन आराम से बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर 1 एंड 2 इज रॉन्ग, तो मतलब करेक्ट क्या होगा, मेरा आंसर क्या होगा, 1 एंड 2। राइट, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन बोलता है कि अन्य फ्यू केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ 3 एलिमेंट्स XYZ and Z आर समराइज्ड इन द गिवन टेबल। ओके,
X reacts with hot water and start floating over the surface of water। मतलब समझ में आ गया कि बेसिकली ये ऐसा मेटल है जो रिएक्टिव होगा कंपैरेटिवली। रिएक्ट विथ स्टीम, सेकंड वाला जो है Y, मतलब आयरन हो सकता है ये। और डज नॉट रिएक्ट विथ डाइल्यूट एसिड एज वेल एज स्टीम, मतलब ये इनर्ट मेटल होगा। अब चार ऑप्शन देख लेते हैं। तो इसमें बोलता है इसमें से कौन सा प्रोसेस यूज करते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल के लिए। मेटल के बारे में कोई एग्जैक्ट नाम नहीं बता सकता बिकॉज बहुत सारे मेटल ऐसी प्रॉपर्टी शो करते हैं, बट ये क्या हम लोग बोल सकते हैं कि ये कंपैरेटिवली रिएक्टिव मेटल होगा, हल्के मेटल्स होंगे, डेंसिटी वाइज कम होगी, लाइक मैग्नीशियम टाइप कोई। और यहाँ पर रिएक्शन जो है हॉट वाटर में जब हम करते हैं तो फ्लोट करता है, बिल्कुल बात सही है, क्योंकि वो हल्के मेटल्स होते हैं, ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन करते हैं, वो फ्लोट करते हैं। रिएक्शन विथ स्टीम की बात करें तो आयरन के बारे में बहुत फेमस है, वो स्टीम का रिएक्शन करता है और ये किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं करता, ना ही हॉट वाटर ना ही डाइल्यूट एसिड, जस्ट बिकॉज ऑफ, और ना ही स्टीम, जस्ट बिकॉज ऑफ दे आर कंपैरेटिवली इनर्ट इन नेचर। अब इनर्ट नेचर वाले मेटल्स इन जनरल वो होते हैं जो जिनका सब्लिमेशन के थ्रू अपन आराम से क्या कर सकते हैं, मेटलर्जिकल एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं। तो पहला ऑप्शन है इलेक्ट्रोलिसिस, बिल्कुल सही बात है। अच्छे मेटल जो होते हैं काफी ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर वाले लाइक मैग्नीशियम, उनका हम इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू ही हम उनको एक्सट्रैक्ट करते हैं। दूसरा है आयरन को हमें पता है रिडक्शन हम लोग करते हैं कार्बन के प्रेजेंस में, या आपने देखा होगा हेमेटाइट से लोहे का आयरन का एक्सट्रैक्शन, तो वहां पर हम लोग कार्बन को यूज करते हैं एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। और हीटिंग अलोन से मतलब सब्लिमेशन हो जाएगा, तो जो भी इसके अंदर इंप्योरिटी होगी वो खुद ब खुद क्या हो जाएगी, उड़ जाएगी, और वही मेटल्स होते हैं लाइक मरकरी, राइट। तो अपन जा सकते हैं इसके साथ, मतलब ऑप्शन नंबर ए मेरा जो होगा वही मेरा करेक्ट हो जाएगा। इलेक्ट्रोलिसिस मैंने क्यों चूज करा, जस्ट बिकॉज ऑफ रिएक्टिव मेटल्स को हम इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू ही बाहर निकालते हैं, ये खुद ब खुद रिड्यूस नहीं होते, हमें इलेक्ट्रोलिसिस का बैटरी का हेल्प लेना पड़ता है, राइट। और कार्बन का पता है कि कार्बन के प्रेजेंस में आयरन ऑक्साइड रिड्यूस हो जाते हैं, और हीटिंग अलोन करते हैं तो मतलब सब्लिमेशन के थ्रू जो उसके मतलब मेटल्स हैं वो सब्लिमेट हो जाते हैं, और बाकी जो तुम्हारे डस्ट या फिर कोई ऐसा चीज जो कि सब्लिमेट नहीं हो सकते वो जमीन पे बैठे रह जाते हैं, मतलब वो फर्दर वेपराइज नहीं होते। तो वैसे मेटल्स मोस्टली वो होते हैं जो रिएक्टिव नहीं होते हैं नेचर में, इन जनरल ऐसे ही मेटल्स होते हैं वो। तो अपन जा सकते हैं इस ऑप्शन के साथ, ये मेरा बेस्ट सूटेड ऑप्शन लग रहा है मेरे को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन शोज द करेक्ट एग्रीमेंट, राइट, ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस विद इंक्रीज इन पीएच वैल्यू। तो पीएच वैल्यू के साथ बढ़ना, मतलब पीएच वैल्यू किसका किसका बढ़ता जा रहा है, ये हमें इसमें चेक करना है। तो हमें पता है पीएच जो होता है कम किसका होता है, जब वो बहुत अच्छा एसिड होता है, और पीएच ज्यादा किसका होता है, जब वो बहुत अच्छा बेस होता है, राइट। बिकॉज ऑफ पीएच का बढ़ना मतलब एसिड से बेसिक कैरेक्टर की तरफ अपन जा रहे हैं, एसिड से अपन बेसिक कैरेक्टर की तरफ जा रहे हैं। अब चार ऑप्शन देख लेते हैं। तो पहला है सल्फ्यूरिक एसिड, बिल्कुल पीएच बहुत कम रहा होगा इसका। लैक्टिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच सबसे ज्यादा होगा, अमोनियम का उससे कम होगा। तो मतलब बात यहां तक तो ठीक थी, क्योंकि यहाँ पे पीएच बढ़ रहा है, सबसे कम पीएच सल्फ्यूरिक एसिड का ही होगा, उससे ज्यादा लैक्टिक का, बिकॉज ऑफ ये वीक एसिड है। उसके बाद होना चाहिए अमोनियम हाइड्रोक्साइड, बिकॉज वो पुअर बेस है, और फिर होना चाहिए सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया। फिर बोलता है अगला अमोनियम हाइड्रोक्साइड, नहीं, इसका तो पीएच सबसे ज्यादा होता है, तो ये तो नहीं हो सकता। उसके बाद बोलता है लास्ट अगले वाले में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अगेन मैं बोलूंगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में अगर देखा जाए तो भाई साहब क्या बोलेंगे, तो यहां भी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का पीएच सबसे मैक्सिमम होगा। लास्ट वाला ऑप्शन है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बिल्कुल पीएच बहुत कम होगा। उसके बाद एसिटिक एसिड, पीएच कंपैरेटिवली ज्यादा होगा। उसके बाद तुम्हारा अमोनियम हाइड्रोक्साइड, पीएच और ज्यादा होगा बिकॉज ऑफ बेस हो चुका है। और फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बहुत अच्छा बेस है, तो पीएच की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी, राइट। तो वैसे किसमें आई विल गो विद ऑप्शन नंबर डी, जस्ट बिकॉज ऑफ ये स्ट्रॉन्ग एसिड है जिसका पीएच सबसे कम होगा, ये वीक एसिड है कंपैरेटिवली पीएच ज्यादा होगा बट 7 से कम होगा, ये थोड़ा सा 7 से ज्यादा होगा बिकॉज ऑफ ये वीक बेस है, और इसका पीएच तो 10 से भी ऊपर हो सकता है। तो इसका पीएच जो है वो बहुत ज्यादा है जस्ट बिकॉज ऑफ ये स्ट्रॉन्ग बेस है। तो आई विल गो विथ ऑप्शन नंबर डी। वो बोला भी था इंक्रीजिंग ऑर्डर में पीएच को अरेंज करना है, राइट। चलिए ये सिंपल क्वेश्चन में से एक था, अगर आपको पीएच का आइडिया है तो आप आराम से क्वेश्चन कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि अब हमने एक लड़की है मिताली, अब क्लास 10th स्टूडेंट है, राइट, wanted to study the speed of reaction of different acids with zinc metal। मतलब जिंक मेटल के साथ डिफरेंट एसिड्स का रिएक्शन देख रही है वो, और उसमें उसने कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स किए, और एक्सपेरिमेंट्स के बाद ये रिजल्ट्स निकाल के ग्राफ के थ्रू बता रही है। सर ग्राफ तो दिख नहीं रहा सर। ओके कोई बात नहीं बेटा, अभी ग्राफ दिखेगा, एक मिनट रुक जाओ, थोड़ा सा पेज थोड़ा सा आपको ब्लर सा दिखेगा, बट स्टिल एटलीस्ट आपको अब ग्राफ दिख रहा होगा, राइट। अब देखो यहाँ पर जो पहला वाला है ये 100 ml 0.2 मोल पर लीटर है। अगर आपको थोड़ी बहुत मोलारिटी का आइडिया हो
तो अगर अपन मोलारिटी इंटू वॉल्यूम करते हैं तो मोल मिलता है, राइट। तो मोलारिटी इंटू वॉल्यूम करेंगे तो मोल मिलेगा। तो यहां पर मेरे को 0.2 इंटू 100 दैट इज 20 मिली मोल मिलने वाला है। यहां पर 20 मिली मोल मिलने वाला है, ये 20 मिली मोल, बस 0.2 इंटू 100 इज 20। उसके बाद अगला है 0.2 इंटू 100, तो इससे मिलेगा 20। लेकिन हमें पता है H2SO4 है, तो एक पर्टिकुलर एसिड से 2 हाइड्रोजन निकलते हैं। तो मतलब जो नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे मोल्स वाइज वो कितने हो जाएंगे, तो दुगुने हो जाएंगे। तो मतलब ये होगा 40 मिलीमोल मुझे क्या मिलेगा, हाइड्रोजन मिलेगा, राइट। हाइड्रोजन एटम के 40 मिलीमोल मिलेंगे। और यहां पर मुझे पता है ये वीक एसिड है, वीक एसिड हो या स्ट्रॉन्ग एसिड हो, रिएक्शन तो पूरा पूरा होता है। हाँ, समय लगता है ज्यादा इसमें, जस्ट बिकॉज ऑफ हमें पता है। और कंपैरेटिवली इसके जो एनर्जी बाहर निकलती है एसिड बेस रिएक्शन के बाद या मेटल के रिएक्शन के बाद, वो एनर्जी कंपैरेटिवली कम मिलती है अगर वो वीक एसिड होता है तो अगर मैं यहां पे बात करूं तो यहां भी एक ही इसका हाइड्रोजन बाहर निकलता है। CH3COOH के बाद वाला जो H है, ये वाला लास्ट वाला, यही बाहर निकलता है। तो एक ही हाइड्रोजन बाहर निकलने वाला है, क्योंकि हमें पता है अगर कभी भी हम मेटल को, मतलब मेटल यहाँ पे जिंक है, तो जिंक में अगर हम कभी भी एसिड डालें, अगर हम जिंक में कभी भी कोई एसिड डालते हैं तो हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। अगर हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है तो अपन बस देख रहे हैं कि हाइड्रोजन का अमाउंट, वही यहां बोल रहा है, सी मेजर्ड दिस वॉल्यूम ऑफ H2 गैस प्रोड्यूस्ड, मतलब कितना वॉल्यूम प्रोड्यूस होगा ये उसने यहां पर समराइज किया। और उसके बाद इसने क्या करा, ये वाला पूरा का पूरा टेबल ड्रॉ कर दिया, ये वाला ग्राफ ड्रॉ कर दिया। ठीक है भाई। तो अगर अपन देखें यहां पर कि H2 जो है, यहां पर भी अगर देखा जाए तो 0.2 इंटू 100 दैट इज 20 मिलीमोल, तो यहां भी 20 मिलीमोल ही मिलेगा, बिकॉज ऑफ एक ही हाइड्रोजन बाहर आ रहा है। तो अपन देखें तो यहां पर जो मोल मिल रहा है ये ट्वाइस है इन दोनों के मोल से, राइट, इन दोनों के मोल से। तो मतलब हो गया कि जो पहला वाला एक्सपेरिमेंट है उसका तो सीधा ट्वाइस वॉल्यूम हो जाएगा। तो ट्वाइस वॉल्यूम वाला मेरे को एक ही दिख रहा है, नहीं 2 दिख रहा है। तो मतलब ये दोनों तो मेरे डिस्कार्ड हो गए, ये दोनों ऑप्शन तो नहीं हो सकते, क्योंकि यहाँ पे सब में सिमिलर वॉल्यूम मिल रहा है, जो पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर वॉल्यूम सबसे ज्यादा होगा सेकेंड वाले केस में, राइट। और ये दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड हैं तो रिएक्शन जल्दी होगी, ये वाला रिएक्शन थोड़ा सा लेट होगा। उसके बाद अगर अपन देखें इन दोनों में सर कौन अच्छा है, तो देखो यहाँ पर सबसे ऊपर तो 2 है, यहाँ सबसे ऊपर 1 है, तो मतलब ये भी गया। क्यों? क्योंकि 2 सबसे ऊपर होना चाहिए, राइट, 2 सबसे ऊपर होना चाहिए, तो मेरा ऑप्शन बी सही होगा। अब मैं 1 और 3 को भी रीड कर लेता हूं, तो 1 को देखो, 1 कुछ ज्यादा ही जल्दी वॉल्यूम ऊपर कर रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ उसका देखो ग्राफ कंपेरेटिवली ऊपर है। वेयर थर्ड वाले का ग्राफ थोड़ा साइलेंटली जा रहा है, बाद में जाके वो इक्वल हो जा रहा है, बिकॉज ऑफ रिएक्शन तो पूरी होती ही है, चाहे वो वीक हो या स्ट्रॉन्ग हो। बस ये होता है कि रिएक्शन का टाइम डिफरेंस होता है। पहला वाला जो एसिड है, फर्स्ट वाला एसिड, वो जल्दी हाइड्रोजन रिलीज कर देगा, जो लास्ट वाला है वो विद टाइम रिलीज करेगा, तो थोड़ा ज्यादा टाइम लेगा। इस कारण से ग्राफ थोड़ा सा इसका क्या है, साइलेंट है, थोड़ा सा इसका ग्राफ का स्लोप क्या है, कंपैरेटिवली कम हो रहा है थर्ड वाले का। तो इसलिए मेरा ऑप्शन नंबर बी होगा। लेकिन ये क्वेश्चन तो मैं वो लास्ट के 2 वाले अगर ना भी समझ में आए तो सेकंड वाला सबसे ऊपर है, देख के मैं आंसर कर सकता था, क्योंकि यहां पर हमें पता है कि H2SO4 अगर 2 मोल हाइड्रोजन रिलीज करता होगा तो उस केस में HCl और CH3COH 1 मोल करता होगा, और इस कारण से ये दोनों ग्राफ नीचे हैं, उसका वो जस्ट उल्टा ट्वाइस है, राइट। और जाके ये दोनों इक्वल क्यों हो जाते हैं, बिकॉज ऑफ रिएक्शन तो कंप्लीट होगा। अगर नंबर ऑफ मोल ऑफ एसिड्स इक्वल हैं तो रिएक्शन कंप्लीट होगा ही होगा। बस ये होगा कि जो हीट एनर्जी है और जो तुम्हारा टाइम है वो वीक वाले में ज्यादा लगेगा और स्ट्रॉन्ग वाले में थोड़ा सा कम लगेगा। HCl में कम लगेगा और CH3COH में ज्यादा लगेगा। न्यूट्रलाइजेशन तो पूरी होगी, मतलब जो रिएक्शन होगा वो पूरा होगा, बट अंतर इतना रहेगा। ठीक है बेटा, तो मतलब मेरा हो गया कि ऑप्शन नंबर बी वुड बी दी करेक्ट आंसर। सिंपल क्वेश्चंस में से एक नहीं था, अच्छा क्वेश्चन था। अगर आपको आइडिया होगा थोड़ा बहुत भी, अगर एसिड बेस और इस नॉर्मेलिटी, मोलारिटी, कॉन्सेंट्रेशन, नंबर ऑफ मोल निकालने का तरीका, तो आप आराम से कर सकते थे। अदरवाइज तो यहां से इसे सिंपल देख लेते हो कि भैया देखो, जिसमें n इंटू वी, अब n क्या है सर, तो n है तुम्हारा नंबर ऑफ, मतलब नॉर्मेलिटी है, और v क्या है तुम्हारा वॉल्यूम। तो अगर n इंटू वी की वैल्यू जहां ज्यादा होगी वहां पर सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बाहर निकल रहा होगा। और नॉर्मेलिटी क्या होता है, तो ये मोलारिटी इंटू n फैक्टर, और n फैक्टर क्या होता है, तो वो एसिड पर डिपेंड करता है। अगर एक H+ आयन बाहर निकल रहा है तो n फैक्टर 1 होगा, अगर 2 H+ निकल रहा है तो n फैक्टर 2 होगा, और जिसका n फैक्टर हाईएस्ट होगा वहां पे नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन क्या होंगे, सबसे ज्यादा होंगे, राइट। और अगर मोल ज्यादा हुए तो वॉल्यूम भी क्या होगा, ज्यादा होगा, बिकॉज हमें पता है कि गैसेस के केस में वॉल्यूम एंड मोल क्या होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, राइट बच्चा। तो सिंपल क्वेश्चन में से एक नहीं था, अच्छा क्वेश्चन था ये। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला लगा के अपन आराम से क्वेश्चन कर सकते थे। अगला वाला देखोगे तो देखो क्या बोलता है कि भैया यहाँ पर 3 कंपाउंड्स के इन्होंने मेल्टिंग पॉइंट और
मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट्स दे रखे हैं और इन्होंने कुछ स्टेटमेंट्स बना रखे हैं कि सारे सब्सटेंस को PQRS को इन्होंने 0 से लेके 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीटिंग करी है। ओके, द सब्सटेंस विच चेंजेस फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड एंड सब्सटेंस विच चेंजेस फ्रॉम लिक्विड टू गैस आर रिस्पेक्टिवली। तो देखो ध्यान से बेटा, हमें ये पता है इसका मेल्टिंग पॉइंट 35 है, इसका मेल्टिंग पॉइंट 120 है, राइट, इसका मेल्टिंग पॉइंट -45 है, इसका मेल्टिंग पॉइंट 55 है, सॉरी बॉइलिंग पॉइंट 55 है। तो मतलब ये है कि भाई 55 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद ये गैस बनना शुरू हो जाएगा और -45 से 55 के बीच में ये लिक्विड रहेगा। यही बात तो मतलब हो गई। यहां पर क्या है कि 104 के बाद ये लिक्विड होगा और 240 के बाद ये गैस बन जाएगा, मतलब 240 या 240 के बाद ये -24 तक लिक्विड रहेगा, राइट, और -24 तक सॉलिड रहेगा, उसके जस्ट ऊपर जाएंगे तो लिक्विड बन जाएगा और -4 टेम्परेचर से ऊपर जाएंगे तो ये गैस बन जाएगा, राइट। अब हमारी हीटिंग हुई है 0 से लेकर 100 के बीच में, तो 0 से 100 के बीच में अगर किसी का मेल्टिंग पॉइंट एग्जिस्ट करता है, देखना ध्यान से बेटा, 0 से 100 के बीच में अगर किसी का मेल्टिंग पॉइंट एग्जिस्ट करता है तो उसका लिक्विड स्टेट रहा होगा, क्योंकि हम 100 तक ही हीटिंग कर रहे हैं, हम बॉइलिंग पॉइंट तक P वाले के नहीं जा रहे, हम बॉइलिंग पॉइंट तक P वाले के नहीं जा रहे, तो मतलब ये गैस में तो कन्वर्ट नहीं होगा, ये लिक्विड लिक्विड रहेगा। जैसे हम 35 से प्लस पे जाएंगे P जो है वो लिक्विड हो जाएगा। तो क्या बोलता है वो, द सब्सटेंस विच चेंजेस फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, तो आंसर होगा P। तो पहला तो P मिल गया। अब ये दोनों स्टेटमेंट तो गया, अब बच गया मेरे पास D, B एंड D। अब अपन आते हैं कि भाई साहब जिसका Q वाले का -45 से लेके 55 के बीच का बात चल रहा है, तो अगर हम 55 से ऐसे ऊपर गए तो ये जो Q है ये तुम्हारा गैस बनना शुरू हो जाएगा बिकॉज ऑफ बॉइलिंग पॉइंट अचीव हो जाएगा। बाकी जो तुम्हारा R है इसमें 240 प्लस पे बॉइलिंग होगी और जो तुम्हारा S है वहां पर -4 से प्लस पे ही बॉइलिंग हो जाएगी। लेकिन हमने हीटिंग कहां करी है, तो 0 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, राइट। तो अगर हम 0 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीटिंग करेंगे तो बताओ क्या होगा, तो भाई साहब ये तो पहले से ही चेंज होगा, 0 से पहले ही गैस बन चुका होगा S। R जो है वो गैस बनने की संभावना रखता नहीं है और ना ही वो लिक्विड बनने की संभावना रखेगा बिकॉज ऑफ 104 पे इसका मेल्टिंग पॉइंट है। लेकिन Q जो है वो जैसे 55 प्लस टच करेंगे ये तुरंत से क्या हो जाएगा, लिक्विड से गैस बन जाएगा। तो मेरा आंसर क्या होगा बेटा, P एंड Q। आई विल गो विद ऑप्शन नंबर B, राइट। P will liquefy when we will heat from 0 to 100 and Q will get gaseous when we will heat from 0 to 100 डिग्री सेंटीग्रेड, राइट। और 0 से 100 में S ऑलरेडी गैसेस बना होगा और R का कोई स्टेट चेंज नहीं होगा, क्योंकि हमें पता है कि 0 से 100 के बीच में कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा, क्योंकि पहला मेल्टिंग पॉइंट 104 पर है, 104 पर है एंड बॉइलिंग पॉइंट 240 पर है जो 100 से बहुत ऊपर है, राइट। तो मेरा आंसर हो जाएगा P एंड Q, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बोलता है कि टाइटेनियम क्लोराइड है TiCl3 इज यूज्ड एज अ कैटलिस्ट इन प्लास्टिक इंडस्ट्री, हाउ मेनी क्लोरीन एटम आर देयर इन 38.6 ग्राम ऑफ TiCl3। तो भाई साहब सबसे पहले तो मोल निकाल लो, तो मोल क्या होगा सर, तो मोल हो जाएगा बेटा 38.6 डिवाइड बाय मास ऑफ TiCl3। अब TiCl3 का मास कितना होगा, मोलर मास, तो मोलर मास हो जाएगा 48 प्लस 35.5, राइट। 38 प्लस 45.5 इंटू 3, ये इसका मोलर मास हो गया, इससे मोल आ गया। अब मोल में जब हम क्या करेंगे, मॉलिक्यूल निकाल लेते हैं, तो व्हाट इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हो जाएगा 38 डिवाइड बाय 48 प्लस 35.5 इंटू 3, राइट। और उसमें मल्टीप्लाई कर दो एवोगैड्रो नंबर से, तो यू विल गेट दी मोल। जैसे तुम्हारा मोल आ गया, वो पूछ क्या रहा है, हाउ मेनी क्लोरीन एटम, तो भैया नंबर ऑफ क्लोरीन एटम, तो नंबर ऑफ क्लोरीन एटम क्या होगा, तो नंबर ऑफ Cl एटम कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बेटा, हमें पता है एक मॉलिक्यूल में 3 है, तो इतने मॉलिक्यूल में कितने होंगे, तो 38 Na बाय 48 प्लस 35.5 इंटू 3 ये कर देंगे और ऊपर में फिर से 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हमें पता है एक मॉलिक्यूल में 3 है, तो इतने मॉलिक्यूल में कितने होंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मेरा एक आंसर आ जाएगा और आंसर जो है मेरा वो C आएगा, चेक करके आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। आंसर C इसका आएगा बेटा। तो क्या किया हमने, सबसे पहले मोल निकाला, मोल से फिर हमने मॉलिक्यूल निकाला, मॉलिक्यूल से हमने फिर नंबर ऑफ क्लोरीन एटम निकाल दिए। तो सिंपल क्वेश्चन में से एक सिंपल मोल कंसेप्ट का प्रॉब्लम था, आप आराम से बना सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है, ये सब दे रखा है इन्होंने और बोल रहा है पीरियोडिक टेबल ऑलमोस्ट ड्रॉन है, ठीक है भाई। अब हमें पता है ये ग्रुप नंबर 1 है, ये ग्रुप नंबर 2 है, मतलब 12 ले सकते हो,
इसको आप ग्रुप नंबर 2 ले लो, 12 तो ऐसा हम देखते ही नहीं है, ग्रुप नंबर 2 है। फिर उसके बाद ग्रुप नंबर 13 ले लो, इसको 14 ले लो, इसको 15 ले लो, इसको 16 ले लो, 17 ले लो और 18 ले लो, हो गया भाई खत्म। अब ये अगर ए है तो ए क्या रहा होगा, तो मुझे लगता है ए लिथियम रहा होगा, LiNaK, तो तुम्हारा जो H है वो K रहा होगा। नाम फटाफट लिख लिया करो। यहाँ पर बेरिलियम होता है, उसके बाद मैग्नीशियम होता है, उसके बाद कैल्शियम होता है। 13 नंबर ग्रुप में यहाँ पर बोरोन होता है, यहाँ पर एल्युमिनियम होता है, यहाँ पर गैलियम होता है। ग्रुप नंबर 14 में कार्बन होता है, सिलिकॉन होता है, जर्मेनियम होता है। ग्रुप नंबर 15 में नाइट्रोजन होता है, फास्फोरस होता है और AS होता है, आर्सेनिक। ग्रुप नंबर 16 में ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम होते हैं। ग्रुप नंबर 17 में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन होता है। और ग्रुप नंबर 18 में हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन ये होते हैं, राइट। अब आपसे पूछ क्या रहा है, अब आपसे वो पूछ रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग एन अप्रोप्रिएट ऑप्शन। एलिमेंट आई रिजेंबल सोडियम प्रॉपर्टी, बिल्कुल बात सही है। एलिमेंट 2 बिलोंग्स टू द सेम ग्रुप। एलिमेंट 2 जो था, एलिमेंट हाँ, एंड एलिमेंट 2, ओके 2 जो भी 2 है वो बिलोंग टू द सेम ग्रुप एज नाइट्रोजन, ठीक है भाई। उसके बाद द फॉर्मूला ऑफ हाइड्राइड ऑफ G is 3, okay. The formula of compound formed between B and C is 4, while the formula of compound formed between E and G is 5. अब सुनो ध्यान से बेटा, पहला बात तो ये दिखेंगे कि भाई साहब पहला बोला एलिमेंट आई रिजेंबल सोडियम, तो एलिमेंट आई जो है वो सोडियम को, सॉरी एलिमेंट आई या एलिमेंट 1, अच्छा 1 जो है वो सोडियम को रिजेंबल करता है। तो भाई सोडियम अच्छा रिजेंबल सोडियम इन प्रॉपर्टीज, रिजेंबल सोडियम इन प्रॉपर्टी, तो सोडियम को प्रॉपर्टी वाइज कौन रिजेंबल करता है, तो लिथियम करता है। तो मतलब तुम्हारा ये ए है, ये ए है, सोडियम जैसा कौन होता है, लिथियम होता है। या तो ए या तो एच, या तो ए या तो एच, मतलब मेरा ऑप्शन बी या ऑप्शन ए या ऑप्शन डी कुछ भी हो सकता है। उसके बाद आते हैं एलिमेंट 2 बिलोंग्स टू द सेम ग्रुप एज नाइट्रोजन। अब जो दूसरा एलिमेंट है वो नाइट्रोजन जैसा बिलोंग करता है, तो मतलब मुझे लगता है वो जे है, क्योंकि जे जैसा कौन है, तो जे ही नाइट्रोजन फैमिली का है, इस कारण से मैं बोल सकता हूं वो जे है। तो मतलब हो गया ए के बाद जे, यहां भी है, यहां भी है, यहाँ पे एच के बाद कहीं जे है ही नहीं, मतलब हो गया ये और ये तो गलत हो गया। मतलब जो पहले सही हो सकते थे वो तुरंत से गलत हो गए, क्योंकि हमें पता चल गया कि भाई साहब जो दूसरा है वो जे है, क्योंकि नाइट्रोजन के साथ मिलने वाला जे ही है। उसके बाद बोलता है जो तीसरा एलिमेंट है उसका फॉर्मूला, द फॉर्मूला ऑफ हाइड्राइड ऑफ G is 3। अब G का हाइड्राइड क्या होगा, तो G का हाइड्राइड कैसा होगा, तो भैया G ग्रुप नंबर 16 का एलिमेंट है। अगर ये ग्रुप नंबर 16 का एलिमेंट है तो उसका हाइड्राइड क्या होगा, जैसे H2O होता है, H2S होता है, वैसे H2G होगा, बिकॉज S की जगह पे क्या है, G है, तो H2G, हाँ बिल्कुल H2G भी दिख रहा है। उसके बाद बोलता है कि फॉर्मूला ऑफ जो अगला बोलता है द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड फॉर्म बिटवीन B एंड C इज 4। B और C, तो B में तुम्हारा बोरोन है और C में कौन है तुम्हारा, तो C में तुम्हारा फ्लोरीन है, तो दोनों को अगर मिलाते हैं तो क्या बनता है बेटा, तो BF3 बनता है, बिकॉज बोरोन का वैलेंसी 3 है, फ्लोरीन का 1 है, तो BF3 बनेगा। तो यहां भी लिख रहा है BC3, बिल्कुल सही है। अगला बोलता है कि while the formula of compound formed between E and G is 5। अब E कौन है भैया, तो E कौन है, तो E है मैग्नीशियम और G कौन है, सल्फर। तो मैग्नीशियम और सल्फर को जब मिलाओगे तो मैग्नीशियम का +2 और सल्फर का -2, अगर दोनों को मिलाएंगे तो ये बन जाएगा MgS, मैग्नीशियम सल्फाइड। मतलब फॉर्मूला हो गया तुम्हारा Eg, सही बात है, Eg लिखा भी है। तो मतलब हो गया मेरा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ऑल्दो ये 2 बार में ही क्लियर हो गया था, क्योंकि मेरा 2 जो है वो जे को रिजेंबल कर रहा था, और जे जो है दूसरे वाले में वो मात्र एक ही ऑप्शन में है, जहां पहला वाले में या तो ए है या तो एच है, क्योंकि ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट कंपाउंड था वो ए था, क्योंकि वो सोडियम जैसी प्रॉपर्टी रखता है, और सोडियम जैसी प्रॉपर्टी कौन रखता है, लिथियम रखता है, बिकॉज सेम ग्रुप का एलिमेंट है। या नहीं तो पोटेशियम रखता है, तो या तो ए या तो एच। ऑप्शन नंबर जो पहला वाला है फॉर्मूला, पहला वाला कंपाउंड या तो ए होगा या तो एच होगा, बिकॉज दोनों ही लिथियम जैसे होते हैं। अब ए एच वाले 3 ऑप्शन थे, फिर सेकंड में गए तो सेकंड वाला जो है वो नाइट्रोजन जैसा है, तो नाइट्रोजन जैसा कौन होता है, तो नाइट्रोजन जैसा यहाँ पर तो मुझे जे ही दिख रहा है, तो नाइट्रोजन फैमिली का है, राइट, वैलेंसी वाइज। तो वैसे केस में सेकंड वाला जे है। अब जे 2 ही ऑप्शन में है, ये तो हो नहीं सकता क्योंकि 1 बी नहीं हो सकता, तो कहाँ जाएंगे अपन, ऑप्शन नंबर 2 के साथ चले जाएंगे।
तो मतलब क्वेश्चन जो था अगेन थोड़ा घुमा फिरा के अच्छा था। मैंने जैसा बताया ब्रेनस्टॉर्मिंग तो रहेगी, आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ता है, तो थोड़ा वो सोचेंगे तो ऑब्वियसली तब तो आपको स्कॉलर्स का ओलंपियाड के अंदर टैग भी मिलता है बेटा, इस कारण से थोड़ा तो ऑब्वियसली आउट ऑफ द बॉक्स जाना पड़ता है। ठीक है बेटा। अब अगला क्वेश्चन है, भैया बोलता है C2H5 से CH3COOH बना दो, मतलब ऑक्सीडेशन कर दो। मतलब इसके लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले आओ। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होते हैं? बहुत अच्छे वाले अल्कलाइन के एमिनोफोर। एक का तो एक का 3 हो गया। CH3OH से CH2CH2 बना दो, मतलब पानी बाहर निकाल दो। सर कैसे? तो देखो C ऐसा होगा बेटा, ऐसा OH, ऐसा लिखते हैं अपन, काटने में अच्छा रहेगा, तो अपन लिख देंगे ऐसा H, ऐसा OH, H H H और H। अब पानी बाहर निकालना है, इसको बाहर निकाल दो। जैसे इसको बाहर निकालो क्या बन जाएगा? H2C डबल बॉन्ड HCH2। मतलब हो गया कि भाई पानी बाहर निकालना। पानी बाहर निकालने का काम कौन करता है? तो कॉन्सेंट्रेट H2SO4। तो H2SO4 कॉन्सेंट्रेट ले लेंगे, ये तुम्हारा पानी बाहर निकाल देगा H प्लस आयन का अटैक करके। तो मतलब हो गया तुम्हारा ये वाला आंसर हो गया। उसके बाद CH4 से CH3Cl। अब CH3Cl कब आता है? जब सनलाइट डालते हैं, Cl रेडिकल का अटैक होता है, तो CH3Cl2 के प्रेजेंस में सनलाइट डालते हैं तो CH3Cl बन जाता है। और अब अगर बात करें इसमें क्या किया इन्होंने, तो इसमें इन्होंने CH2 से CH3 बनाया, मतलब बीच में 2 हाइड्रोजन ऐड किए हैं। तुम देख सकते हो, क्योंकि 4 हाइड्रोजन से 6 हाइड्रोजन हो गए, मतलब हाइड्रोजन का एडिशन है। और हाइड्रोजन का एडिशन कब होता है? जब निकेल कैटलिस्ट के प्रेजेंस में रिएक्शन होता है। तो मतलब हमने सारे के सारे आराम से बना दिए। ये सिंपल क्वेश्चन था। अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ी बहुत भी आती होगी तो दिस क्वेश्चन मस्ट बी अ वेरी इजी क्वेश्चन, द इजीएस्ट क्वेश्चन आई वुड से। तो आई विल गो विथ A का 3। A का 3 कौन से ऑप्शन में? एक ही ऑप्शन दिख रहा है मेरे को D में, जिसमें A का 3 है। मतलब ये क्वेश्चन तो ऐसे भी सिंपल हो गया, राइट। A का 3 एक में ही दिख रहा है और A का 3 होना चाहिए, तो मतलब मेरा ऑप्शन नंबर D हो जाएगा सही आंसर। अब आप बाकी चेक कर लेना, बाकी भी वही होंगे, राइट। तो सिंपल क्वेश्चन, सिंपलेस्ट क्वेश्चन आई वुड से। अगला क्वेश्चन है, बोलता है कि रोहित एंड मयूरी कंडक्टेड टू एक्सपेरिमेंट टू स्टडी द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन एज शोन इन द गिवन फिगर। अब ये 2 फिगर के अंदर जो भी रिएक्शन दे रखे हैं, जिस तरह से दिखाया गया है उस तरह से रिएक्शन कंपनी इन्होंने बनाया। इसमें इन्होंने क्या करा? लीड नाइट्रेट को हीटिंग में डाल दी। अब लीड नाइट्रेट की हीटिंग कैसी होती है सर? तो लीड नाइट्रेट की जब तुम हीटिंग करते हो बेटा, तो है ना, तो लीड नाइट्रेट की हीटिंग होती है बेटा। तो लीड नाइट्रेट होता क्या है? तो लीड नाइट्रेट होता है Pb, लीड नाइट्रेट होता है Pb NO3 का होल ट्वाइस, राइट। अब अगर इसको अपन हीट करेंगे तो वी विल गेट PbO प्लस NO2 प्लस O2, है ना। ये हमें मिलेगा लेड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन। अब अपन देखें यहाँ पर अगला बोलता है आयरन सल्फेट क्रिस्टल को हीट करा। तो भैया आयरन सल्फेट क्रिस्टल को जब आप हीट करते हैं FeSO4 को, तो FeSO4 की हीटिंग के बाद हमारे पास जो बचता है वो होता है Fe2O3 और साथ में बाहर निकलता है 2 ऑक्साइड Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। ये 2 ऑक्साइड्स बाहर निकलते हैं। अब अपन चेक कर लेते हैं। In experiment 1, yellow residue is left behind, while experiment 2, reddish brown solid is left behind। सही बात है, ये Fe2O3 रस्टिंग रेडिश ब्राउन होते हैं, बिल्कुल परफेक्ट है। और जो लेड ऑक्साइड होता है बेटा वो कैसा होता है? तो लेड ऑक्साइड तुम्हारा येलो होता है, बिल्कुल ठीक है। इन बोथ एक्सपेरिमेंट 2 गैसेस वर गिवन आउट, बिल्कुल बात सही है, बिल्कुल बात सही है। दोनों में 2 गैस आउट हो रहे हैं, एक में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन और दूसरे में सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। तीसरा बोलता था कलरलेस गैस इवॉल्व इन द एक्सपेरिमेंट 1 extinguishes the glowing spent while the gas evolved in experiment 2 turns green solution in acidified KMNO4 ऑरेंज। ऐसा कुछ नहीं है, इनका कोई ऐसा प्रॉपर्टी नहीं होता है जो टर्न 1 करें। अगला बोलता है X is a reddish brown gas while Y and gases Y and Z both are burning with sulfur smell। X रेडिश ब्राउन गैस होता है, बिल्कुल है। NO2 जो है तुम्हारा NO2 गैस बाहर आ रहा है, बिल्कुल है, रेडिश ब्राउन होते हैं ये। और गैस जो वाइल गैस Y एंड Z बोथ बर्निंग विद सल्फर स्मेल। सही बात है, दोनों सल्फर स्मेल के साथ बर्न होते हैं क्योंकि दोनों के अंदर सल्फर कंटेंट है। तो मैं जाऊंगा यहाँ पर, पूछ रहा है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट इनकरेक्ट है, राइट। तो करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा लग रहा है मेरे को? तो मेरे को ऑप्शन नंबर 3 जो है वो बिल्कुल, मतलब ये जो 3 है, ये 3 वाला बिल्कुल इनकरेक्ट लग रहा है। बाकी दोनों तीनों सही हैं। तो आई विल गो विथ ऑप्शन नंबर बी, ओनली 3।
3 बिट्स इसमें इनकरेक्ट हैं, बाकी सारे के सारे सही हैं, क्योंकि जो गैस बाहर निकलते हैं ये दोनों सल्फर स्मेल रखते हैं, ये रेडिश ब्राउन होता है, ये येलो होता है, इनका भी कलर रेडिश ब्राउन होता है। तो वैसे केस में आई विल गो विथ ऑप्शन नंबर ओनली बी, राइट। ओनली 3 इज इनकरेक्ट, बाकी सब करेक्ट है। इन्होंने पूछा भी इनकरेक्ट ही था तो मुझे इनकरेक्ट ही बताना था, राइट। चलिए, तो ये प्रॉपर्टीज अगर पता होगी तो आराम से बन जाएगा, अगर नहीं पता होगी तो फिर ये क्वेश्चन में दिक्कत होती। अच्छा क्वेश्चन था, कंपैरेटिवली हायर लेवल डिस्कशन था वो। अब ये क्वेश्चन देखो यहाँ पर बेटा, ये सिंपल क्वेश्चन भी से एक है। अगर देखा जाए इसमें तो ये बोलता है भाई 3 एटम सामने आ गए, भाई साहब बिल्कुल ठीक है। इस एटम के अंदर देखा जाए तो इस एटम के अंदर वैलेंस सेल में 1 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं वैलेंस सेल में, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं वैलेंस सेल में, 2 इलेक्ट्रॉन है, और इसमें 2 2 4 2 6 2 2 4 2 6 1 7, इसमें 7 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस सेल में। इट्स लाइक ये तुम्हारा लिथियम है, ये वाला तुम्हारा जैसे कि मैग्नीशियम है, ये वाला तुम्हारा जैसे कि क्लोरीन है, फ्लोरीन है, 7 इलेक्ट्रॉन 17 ग्रुप, राइट। अब बोलते हैं कौन सा करेक्ट है, बोलता है एक्स वाई एंड जेड आर आइसोटोप, एक्स वाई जेड आर आइसोटोप, मतलब ये जो एक्स वाई जेड है आपस में आइसोटोप है, ओके। एक्स एंड जेड हैव द सेम वैलेंसी, देखो चेक करो, देखो चेक करो बेटा, तो एक्स और जेड के पास सेम वैलेंसी है, हाँ बिल्कुल। 1 इलेक्ट्रॉन वाले की वैलेंसी 1 ही होती है, 7 वाले की भी 1 ही होती है, बिकॉज उसको 1 लेना है, इसको 1 देना है, तो वैसे किसमें वैलेंसी दोनों की सेम, मतलब ये तो सही जा रहा है मेरा। द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर इज एक्स मोर देन वाई मोर देन जेड। अगर अपन सेम पीरियड की बात कर रहे हैं, तो अगर सेम पीरियड की बात चल रही है तो ये तुम्हारा अगर लिथियम है तो ये तुम्हारा बेरिलियम होगा और ये तुम्हारा फ्लोरीन होगा। तो सही बात है, सबसे ज्यादा फ्लोरीन का होता है, नहीं है तो ये गलत बात हो गई ना। बेसिकली बेटा एटॉमिक नंबर जो है वो जेड की सबसे ज्यादा होनी चाहिए, तो ये तो गलत हो गया, ये तो गलत हो गया। अगला बोलता है एक्स वाई एंड जेड हैव स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, एक्स वाई एंड जेड हैव स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बिल्कुल नहीं, कोई स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, किसी में भी ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन नहीं लूज करेंगे या गेन करेंगे, करेंगे, इलेक्ट्रॉन लूज भी करेंगे और गेन भी करेंगे। तो मतलब मुझे लग रहा है ये थर्ड वाला भी गलत है, वो पूछ रहा था, फोर्थ वाला भी गलत है, वो पूछ रहा है आपसे कौन कौन सा सही है। अब एक्स वाई एंड जेड आर आइसोटोप्स, ये मुझे नहीं लग रहा, बिल्कुल भी नहीं है। अब यहां पर जो तुम्हारे पास ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा एक्स का हो गया, फिर सबसे कम एक्स का बिल्कुल होना चाहिए, उसके बाद जेड का, उसके बाद वाई का। अगर बेरिलियम है तो नहीं, एक ही सेल है, अगर एक ही सेल है, अच्छा एक ही सेल है ना, तो भैया लिथियम नहीं, फिर तो ये हाइड्रोजन हो गया। चेक कर लेते हैं बेटा, सेकेंड वाला ऑप्शन सही, थर्ड वाला ऑप्शन सही हो सकता है, लेट मी चेक। एक ही सेल है तो आई विल गो विथ हाइड्रोजन, फिर आई विल गो विथ हाइड्रोजन। तो ये तुम्हारा हो गया, एक बार चेक करके देख लेते हैं, ये हाइड्रोजन हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन है, ये तुम्हारा 1 है 2 है, तो ये तुम्हारा और एक ही सेल है, तो ये हीलियम हो गया, राइट। और जो ये Z है तुम्हारा, ये Z तुम्हारा कौन हो जाएगा, तो अगर एक ही सेल है और एक ही सेल नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है, बिकॉज ऑफ फर्स्ट सेल में वी कैन नेवर हैव व्हाट, वी कैन नेवर हैव द सेम नंबर ऑफ, आई मीन वी कैन नेवर हैव द 7 इलेक्ट्रॉन्स इन द फर्स्ट सेल, राइट। तो मुझे लग रहा है कि अगर अपन लेंगे भी तो फिर पुराना मेरे को ये एज्यूम करके चलना पड़ेगा कि कोई सा भी नंबर ऑफ सेल है, आई मीन नंबर ऑफ सेल बता नहीं रखा, तो मैं एलिमेंट को एग्जैक्टली नहीं गेस कर सकता कि क्या होना चाहिए, राइट। लेकिन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर तो नहीं है, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर तो नहीं है। तो अगर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर अगर होना चाहिए ऐसा कि सबसे ज्यादा Z का, फिर Y का और देन X का होना चाहिए, राइट। क्योंकि P और N जो है दोनों में, इसमें PN ही लिखा है, तो मतलब सबका मास नंबर भी सेम दे रखा है क्या? अच्छा दे रखा है बेटा, देखो यहाँ L N और M सेल्स हैं, ये दे रखा है, ये आइडिया दे रखा है, ओके। ये नंबर ऑफ सेल यहाँ दे रखे हैं, फिर तो हो जाएगा L सेल, N सेल और M सेल। तो अब भाई साहब देखो, हमें पता है K L M N, राइट। ये फर्स्ट सेल होता है, ये सेकेंड सेल है, ये थर्ड सेल है और ये फोर्थ सेल है ना। अब अगर किसी के L सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, मतलब उसके पास 2 सेल ही हैं और दूसरे में 1 इलेक्ट्रॉन है, मतलब वो लिथियम हो गया, जैसे 2 लिथियम। उसके बाद थर्ड सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो थर्ड सेल में 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हो गया बेटा, तो थर्ड सेल में, सॉरी N है ना, अच्छा M,
तो थर्ड सेल में मेरे पास 7 इलेक्ट्रॉन्स है। अब थर्ड सेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब हो गया क्लोरीन है। उसके बाद फोर्थ सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो फोर्थ सेल में 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब है कि वो कैल्शियम है। ओके, ये होते हैं बेटा एटॉमिक नंबर वाइज 3, ये होता है 17 और ये होता है 20। बस हो गया, फिर तो आंसर सही है। मतलब यही आंसर होगा कि सबसे जो मतलब जो तुम्हारा 17 वाला मतलब एम है, मतलब तुम्हारा ये जेड हो गया, तो जेड हो गया क्लोरीन, उसके बाद एक्स हो गया तुम्हारा लिथियम और वाई हो गया तुम्हारा कैल्शियम। तो एटॉमिक नंबर वाइज अगर देखा जाए सबसे बड़ा वाई है, फिर जेड है, फिर एक्स है, तो बिल्कुल ये सही है। मतलब आंसर हो जाएगा 2 और 3, ऑप्शन नंबर 2 एंड 3। अब ये वाला क्वेश्चन में देखो, जैसे कि बीच में वहां पे मेरे को एन सेल एल सेल नहीं दिखा था, राइट, इस कारण से टाइम ज्यादा लगा इसमें। लेकिन मैं क्यों लगा रहा था टाइम, ये सोचो, क्योंकि मेरे को ऑप्शंस वैसे मैच नहीं कर रहे थे, तो मुझे लग रहा था कि ऐसा कुछ है जो क्वेश्चन के अंदर जो मैं नहीं देख पा रहा या मिसिंग है। लाइकवाइज यू ऑल्सो हैव टू एक्सप्लोर इन द एग्जामिनेशन हॉल, कि हम कभी कभी तुम्हारे ऑप्शंस भी तुम्हें बता रहे होते हैं कि यू आर गोइंग इन अ either you are missing some data or else you are going in some wrong directions, right? मेरे केस में यहाँ पे I was missing with data that I was not looking at this number of cells, है ना। चलिए, तो ये तो तुम्हारा सिंपल क्वेश्चन में से एक नहीं बोलूंगा, अच्छा क्वेश्चन था। You just have to have this knowledge कि L सेल का मतलब है सेकेंड ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन होते हैं लिथियम के अंदर। M सेल का मतलब है थर्ड ऑर्बिट, और थर्ड में 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब है सॉरी ये N है, एम सेल, एम सेल का मतलब होता है थर्ड ऑर्बिट, और थर्ड ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है क्लोरीन। एंड एन सेल होता है फोर्थ सेल, एंड फोर्थ सेल में 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब है कैल्शियम। ठीक है बेटा, चलो, तो इस तरह से हम आराम से आंसर कर सकते थे। ओके, सो आई विल गो विथ ऑप्शन नंबर ए, सही है। अब ये वाला क्वेश्चन जो है ये सिंपल इज मैटर अराउंड द प्योर के ऊपर है, जो क्लास 9 का चैप्टर था। अब इसमें आपको बस सिंपल देखते जाना है, याद होना चाहिए। अगर याद होगा तो खट से बन जाएगा, नहीं होगा तो नहीं बनेगा। अब यहाँ पर बोलता है जो एरिया नंबर 1 है वो क्या है, तो लिक्विड सॉलिड के साथ है, तो स्टार्ट सोल्यूशन हो गया, तो ये तो है मेरा। उसके बाद बोलता है एरिया नंबर 2 जो है कॉमन एरिया दैट इज बिटवीन सॉलिड एंड गैस, एंड सॉलिड एंड गैस क्या होता है, डस्ट होते हैं, राइट। और अगर मैं बात करूं एरिया नंबर 3 दैट इज बिटवीन लिक्विड एंड गैस दैट इज मिस्ट, मतलब आई विल गो विथ ऑप्शन नंबर सी। एकदम सिंपल क्वेश्चन, हल्का सा भी अगर आइडिया होगा तो आराम से बना सकते थे इसको, राइट। तो आई विल गो विथ ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, बोलता है इन अ गिवन apparatus इज यूजिंग टू स्टडी द डिफ्यूजन ऑफ अ गैस ऑफ सम एट द गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर, मतलब टेम्परेचर प्रेशर सेम है। बोलता है विच द फॉलोइंग पेयर ऑफ गैस वुड डिफ्यूज इनटू द वैक्यूम एट द सेम स्पीड। तो याद रखना बेटा कि डिफ्यूजन जो होता है, जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है, जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रूट अंडर मॉलिक्यूलर मास के, और जिसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन भी क्या होगा बेटा, रेट ऑफ डिफ्यूजन भी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो मॉलिक्यूलर मास अगर इक्वल है तो रेट ऑफ डिफ्यूजन भी क्या होगा बेटा, इक्वल हो जाएगा। अब मॉलिक्यूलर मास किसका ज्यादा है, ये सॉरी किसका इक्वल है, कौन से ऑप्शन में इक्वल है, तो अपन चेक कर लेंगे। तो इसमें देखो NH3H2O 100% है, H2 का डिफ्यूजन ज्यादा होगा बिकॉज ऑफ मास कम है। यहाँ देखो CO एंड SO2, तो CO का ज्यादा होगा बिकॉज ऑफ मास कम है, SO2 के मास ज्यादा है मोलिकुलर मास। यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड नाइट्रोजन दोनों का मास 14 है, 6 8 14, राइट, सॉरी 12 प्लस 16 28 और 14 14 28। तो आई विल गो विथ दिस because both have the similar mass, तो लिख लेंगे similar molecular mass will have the similar rate of diffusion, similar molecular mass will have the similar rate of diffusion, molecular mass will have similar rate of diffusion at क्या given या constant temperature and pressure condition। ये भी ध्यान रखेंगे बेटा कि कंडीशन टेम्परेचर प्रेशर दोनों गैस के लिए सेम होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो फिर डिफ्यूजन का रेट भी डिफरेंट हो सकता है, बिकॉज ऑफ डिफ्यूजन उस बात पे भी डिपेंड करती है, टेम्परेचर प्रेशर एरिया सारी बातों पे। तो यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी सेम है, टेम्परेचर प्रेशर तो सेम दे ही रखा है, तो द ओनली थिंग इज मॉलिक्यूलर मास, और उसके वो इनवर्सली होता है। अगर इक्वल मास भी इक्वल हो गया, मॉलिक्यूलर मास भी इक्वल है, तो वैसे केस में रेट भी क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी के साथ आई विल गो। अचीवर सेक्शन, सिंपल क्वेश्चंस नहीं, थोड़े से सोचने वाले क्वेश्चंस देखते हैं। पहला,
इफ द थर्ड मेंबर ऑफ एल्कोहल फैमिली होमोलोगस सीरीज, थर्ड मेंबर कौन सा होगा? तो पहला होता है बेटा CH3OH, दूसरा होता है C2H5OH होमोलोगस सीरीज में, और तीसरा मेंबर जो होगा वो हो जाएगा C3H7OH। बिल्कुल ठीक है। अब बोलता है ये तीसरा मेंबर हमारा यही है, undergoes esterification reaction with the second member of carboxylic acid। तो फर्स्ट मेंबर कार्बोक्सिलिक एसिड का होता है HCOOH एंड सेकेंड मेंबर होता है CH3COOH। अब जब इन दोनों को हम एस्टेरिफिकेशन करेंगे, पानी बाहर निकालेंगे, तो वी गेट व्हाट? तो वी गेट CH3COO C2H5। हो गया, खत्म। अब बोलता है देन द नेम ऑफ एस्टर फॉर्म्ड विथ विल बी, तो देख सकते हो आप इसका नाम क्या होगा? तो इसका नाम हो जाएगा इथाइल इथेनोएट। देखो, इथाइल इथेनोएट, तो मतलब आई विल गो विथ इथाइल इथेनोएट, एक ही ऑप्शन में है। आगे पूछता है ना फॉर्मूला क्या होगा, तो भाई फॉर्मूला भी देख लो, CH3COO C2H5, तो CH3COO C2H5, मतलब आई विल गो विद ऑप्शन नंबर डी। एकदम सिंपल क्वेश्चन, अचीवर सेक्शन से बेटर तो पुराना सेक्शन था एक दो, है ना। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, आसान। रिएक्शन अगर पता हो एस्टेरिफिकेशन का तो आप आराम से कर सकते हैं, है ना। चलिए, होमोलोगस सीरीज का अगर आइडिया हो तभी कर सकते हैं। आपको पता होगा होमोलोगस सीरीज में क्या होता है बेटा, CH2 का डिफरेंस होता है और मास नंबर वाइज 14 का डिफरेंस होता है, साथ में जो तुम्हारा फंक्शनल ग्रुप होता है वो सेम होता है। तो यहाँ पे देख सकते हो सबका फंक्शनल ग्रुप OH है, सबके बीच में CH2 का डिफरेंस है, और थर्ड मेंबर तुम्हारा ये है। कार्बोक्सिलिक एसिड में सेकंड मेंबर ये है, और ये दोनों के बीच में CH2 का डिफरेंस है। एट द सेम टाइम द मास नंबर डिफरेंस इज 14, सो वी कैन से इट इज द सेकंड मेंबर ऑफ होमोलोगस। दोनों को जोड़ेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, इसका H का OH साथ में निकलेगा, पानी बाहर आएगा, और ये हो जाएगा तुम्हारा एस्टेरिफिकेशन। करेक्ट। चलिए, इन द प्रेजेंस ऑफ H+। नेक्स्ट बोलता है C2H5 ऑन ऑक्सीडेशन विद एसिडिफाइड K2Cr2O7 गिव CH3COH। बिल्कुल बात सही है, हमें पता है C2H5 को जब कभी भी हम K2OH को जब कभी भी हम एसिडिफाइड K2Cr2O7 में डालेंगे, Cr2O7 में डालेंगे, एसिडिफाइड मतलब H+, तो ये बनाता है, आपको पता ही है, मैंने बताया भी है पहले भी कि ये बहुत अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। अगर नहीं बताएं तो जान लो, KMnO4 एंड K2Cr2O7 इज अ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये अल्कोहल को एसिड में कन्वर्ट करता है। Which of the following statement is are correct regarding these two compounds? They both react with sodium metal to evolve a combustible gas। आपको पता होगा सोडियम मेटल के साथ सच में दोनों रिएक्शन देते हैं, दोनों एसिड की तरह बिहेव करते हैं, हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। सही बात है, क्योंकि दोनों के पास एसिडिक हाइड्रोजन होते हैं, O के साथ लगा हुआ H जो होता है वो एसिडिक होता है। तो वैसे केस में दोनों बिल्कुल करते हैं ऐसा, लेकिन बहुत अच्छे एसिड नहीं है ये तुम्हारे, राइट। ये तो कंपैरेटिवली बेटर है, राइट। इनके पास एसिडिक स्ट्रेंथ इतना ज्यादा नहीं होता, तो अपन यहाँ पर ऐसे टेस्ट वेस्ट नहीं ले सकते इसका। लेकिन हाँ, मतलब एसिड वाला टेस्ट होता है ना, लिटमस पेपर वाला, वो सब नहीं कर सकते। लेकिन ये श्योर है कि हम मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे तो हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी, और साथ में एक सोडियम के साथ तुम्हारा बन जाएगा एक सोडियम का जो ऑक्साइड है, राइट, सोडियम C2H5ONA, सोडियम इथॉक्साइड, राइट। तो ये बन जाएगा, और यहाँ बन जाएगा सोडियम इथेनोइड, है ना। इसमें बन जाएगा सोडियम इथेनोइड, इसमें बन जाएगा सोडियम इथॉक्साइड, अगर हम इसको सोडियम से रिएक्ट कराएंगे। अगर हम यहाँ पे सोडियम डाल दें तो ये बन जाएगा C2H5, राइट, ONA, और साथ में बाहर निकलेगा हाफ मोल हाइड्रोजन गैस, ये बाहर निकलेगी, इसको बोलेंगे सोडियम इथॉक्साइड। और यहाँ पे अगर हम सोडियम डाल दें तो यहाँ बन जाएगा CH3COONA, सोडियम इथॉक्साइड, सॉरी सोडियम इथेनोइड, और साथ में निकलेगी बाहर क्या, हाइड्रोजन गैस, राइट। तो ये दोनों तो निकलेगी, सही बात है, कंबस्टेबल गैस है, बिल्कुल है। दे बोथ रिएक्ट विद NaHCO3 टू इवॉल्व गैस व्हिच टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। मुझे लगता नहीं, क्या होता भी नहीं है कि भाई साहब अगर हम कभी भी सोडियम मेटल के साथ, सोडियम बाइकार्बोनेट में अगर हम ये डालेंगे तब तो ठीक है, लेकिन इसके डालने के बाद कुछ ऐसा नहीं होता, कोई कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह बाहर नहीं आती, तो ये तो गलत है। और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर नहीं आएगी तभी वो क्या करेगा, लाइम वाटर को मिल्की में कन्वर्ट करेगा, तो ये तो गलत हो गया। थर्ड बोलता है थे बोथ टर्न लिटमस, नहीं, एक करता है एक नहीं करेगा, तो अपन आराम से बोल सकते हैं कि भाई साहब मेरा जो ऑप्शन होगा वो ओनली 1 इज करेक्ट, राइट। तो आई विल गो विथ ऑप्शन नंबर 1, ओनली 1। सो बच्चों, इसी के साथ हमारा अचीवर सेक्शन भी खत्म हो गया। पेपर का लेवल जैसा मैंने आपको बताया था कंपैरेटिवली ज्यादा बेटर कॉम्प्रिहेंसिव होता है, सबको सोचना पड़ता है, और साथ में आपको थोड़ा बहुत आउट ऑफ द बॉक्स भी सोचना पड़ता है। ये सब चीजें तो ऑब्वियसली ओलंपियाड है तो रिक्वायर्ड होगी, बट एनीवेज अगर आप अच्छे से पढ़ाई करके जाओगे तो बिल्कुल पॉसिबल है, आपसे सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट
जल्दी से जाओ और विजिट करो हमारी वेबसाइट को। वहां पे तुम्हारे लिए बहुत सारे इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट कंटेंट्स हैं जो तुम्हारे फ्यूचर को बहुत बना सकते हैं। साथ में इस चैनल को भी सब्सक्राइब करो, माई क्लासरूम को, और इस वीडियो को शेयर कर दो, लाइक कर दो बहुत मजेदार तरीके से, जस्ट बिकॉज ऑफ हमने इतना ब्यूटीफुल एक्सप्लेन किया हर कुछ को। और अगर नहीं समझ में कुछ आई है तो सच तो आप बिल्कुल क्वेश्चन नीचे मेंशन कर सकते हैं हमारे चैट बॉक्स में, जो हमारा कमेंट सेक्शन है, और हमारे डिस्क्रिप्शन में इसी पर्टिकुलर ईयर में आए हुए अदर सब्जेक्ट्स के जो भी सॉल्यूशंस हैं एनएसओ के, वो भी क्लास 10th के मिलेंगे आपको। तो प्लीज जाइए और वो पूरा विजिट करके पूरा पेपर सही से अपने से करके रखिए, ताकि जब आप इस बार पेपर लिख रहे होंगे तो कंपेरेटिवली आप मोर कॉन्फिडेंट होंगे एंड यू विल बी मोर अवेयर कि पेपर का लेवल कैसा आता है, क्वेश्चंस किस जोन से ज्यादा पूछे जाते हैं। तो आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट साउंड करेंगे और पेपर में बहुत अच्छा करेंगे। सो ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों। फिर से मैं बोलूंगा, माई क्लासरूम चैनल को सब्सक्राइब कर लो और myclassroom.digital को प्लीज विजिट करो, ठीक है। टेक केयर बच्चों, बाय बाय।